तो थर्ड फेज का इलेक्शन लगातार जारी है और पूरे देश से अलग अलग किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं मतदाता किस तरह से पूरे जोश के साथ बूथों पर पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीर है, कहीं नेता बाहर निकल रहे हैं वो भी वोट डाल रहे हैं और आम लोगों से अपील कर रहे हैं वोट डालने के लिए। तीसरे चरण का ये महारण है जिस पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। सभी 7 चरणों में जो तीसरा फेज है वो सबसे बड़ा है और इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उन तमाम सीटों पर जहां पर बड़ा मुकाबला है उस पर हमारी निगाह बनी हुई है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर जम्मू कश्मीर और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं उस पर क्या हाल है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे इस चर्चा में। विनोद सिंह अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, वो आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज 17वीं लोकसभा चुनने के लिए तीसरे चरण का मतदान जारी है। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील उन्होंने की है। समस्त मतदाताओं से अपील है कि वो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वोट आपका अमूल्य संवैधानिक अधिकार है जिसके बल पर आप अपनी पसंद और अपने हितों की सरकार बनाकर अपनी जिंदगी खुश और खुशहाल बना सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि देश की 130 करोड़ जनता और खास तौर से करोड़ों शिक्षित युवाओं और बेरोजगारों को ऐसी गलत सोच वाली बीजेपी सरकार कतई नहीं चाहिए जो उन्हें रोजगार देने के बजाय पकौड़े और चाय बेचने और चौकीदारी करने के लिए मजबूर करे। एक लंबा ट्वीट किया है मायावती ने और उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं और साथ ही लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। तो ये मायावती का ट्वीट है और भी तमाम लोग सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं वो आपको बताएंगे और मीडिया से जो बात कर रहे हैं वो भी लगातार हम बीच बीच में आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन सबसे अहम ये है कि आज जो सीटें हैं वो एक तरह से निर्णायक सीटें हैं और हम बात अब आइए गुजरात की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हमने की ब्रेक पर जाने से पहले और हमने समझने की कोशिश की कि वहां पर बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, बसपा के लिए, खासतौर से एनडीए बनाम गठबंधन के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन बिहार और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम राज्य हैं जहां पर आज महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात हम गुजरात की करेंगे। गुजरात जहां पर 26 की 26 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि वहां पर नरेंद्र मोदी चुनाव में वोट डालने के लिए निकले, लेकिन जिस तरह से वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, एक जीप में सवार होकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, मतदान किया, ये तरीका, इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि जीप पर उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बिना एक अनकहा रोड शो, इस जैसी स्थिति भी वहां पर पैदा हो गई। लेकिन अब क्या परिस्थिति है ये आपको विश्लेषक ही बताएंगे, ये जानकार ही बताएंगे। लेकिन हाँ, सवाल इस पर खड़े होने शुरू हो गए हैं। अमित शाह भी बाहर निकले हैं, उन्होंने भी वोट किया और उसके बाद जनता से वोट करने की अपील भी की। 26 की 26 सीटें हैं जहां पर आज मतदान है और इसीलिए विनोद सिंह जी, मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगी, 2014 में यहां पर सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी और इस बार चुनाव प्रचार जिस लिहाज से नरेंद्र मोदी ने किया, जिस लिहाज से अमित शाह ने किया, नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर ये कहा कि अगर मैं देश भर में जीत भी गया और गुजरात में कमी रह गई तो लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर गुजरात में कमी कैसे रह गई। इसलिए 26 की 26 सीटों पर आप भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। ये जो अपील है नरेंद्र मोदी की, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी इस समय दबाव में हैं। पिछले, जैसा कि पिछले चुनाव में उनके पूरी सीटें 26 की 26 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो उन्हें ये आभास है कि भाजपा चूंकि उनका गृह प्रदेश है और भाजपा के दोनों शीर्ष नेता, एक प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, दोनों वहीं पर आते हैं। तो अगर वहाँ पर एक भी सीट उनसे गड़बड़ होती है और सीटों का अंतर कम होता है तो नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उनके संगठनिक क्षमता, सरकार की क्षमता पर भी विरोधी दलों को सवाल उठाने का अवसर मिल जाएगा। अभी आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में भी स्थितियां गुजरात की पहले जैसी नहीं थी और काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद उनको मुश्किल से सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। तो ये उनको अंदेशा है कि स्थितियां अब पिछले चुनाव की तरह नहीं हैं, इसीलिए वो कोई भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे
अपने वोटरों को निकाल सकें और गुजरात में गुजरात की जो उनकी जीत है, जीत सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि गुजरात में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, गुजरात के रिजल्ट का असर पूरे देश पे पड़ेगा और उनके जो विरोधी पार्टी के नेतागण हैं वो इसका फ़ायदा लेंगे और कहेंगे कि इनका असर इनके गृह प्रदेश में ही कम हुआ है, इनकी लोकप्रियता में कमी आई है, इनके सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में इनके नाकाम हुए। तो इससे वो भयभीत भी हैं, चिंतित भी हैं। इस वजह से वो सारे प्रयत्न कर रहे हैं कि गुजरात कम से कम उनका साथ दे और इस अंगणित सरकार बनाने के उसमें गुजरात उनका, चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश से जीतना है, पूरा देश ही किसी भी दल को सरकार बनाने और में बीच में जो परिस्थितियां बनी, मुझे लगता है कि उसका भी असर है कि आज बीजेपी दबाव महसूस कर रही होगी और पूरी ताकत झोंकने की कोशिश चुनाव प्रचार में करना पड़ा है बीजेपी को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हो। क्योंकि आप देखिए वहां पर हार्दिक पटेल जिस तरह से उभरे और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद बीजेपी पर लोगों की नाराजगी जो है वो बढ़ी, सरकार विरोधी लहर को और ज़्यादा तेज करने में हार्दिक पटेल कामयाब साबित हुए और वो उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ती है या फिर युवाओं का जो साथ रहा, उससे ये बात जाहिर हुई। पाटीदारों में जो पकड़ रही है बीजेपी की वो कमज़ोर होती हुई दिखी। उसके बाद हार्दिक पटेल ने अभी हाल ही में कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली, हालांकि इलेक्शन नहीं लड़ पाए। इसके साथ ही जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए विनोद जी, उसमें जो नतीजे हुए थे, बीजेपी ने हालांकि सरकार तो बना ली लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही सीटों के लिहाज से और वोट परसेंटेज के लिहाज से। कांग्रेस ने बहुत तगड़ी चुनौती वहां पर बीजेपी को दी। अच्छा, इस वक्त नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जो है वो वोट डालने के लिए पहुंची हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुजरात से तस्वीरें आ रही हैं, जो कि हम गुजरात की ही बात कर रहे हैं। बहुत अहम तस्वीरें ये हैं। अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी जब वोट डालने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। अब हीराबेन खुद वोट डालने के लिए पहुंची हैं और वो किस तरह से अब से कुछ देर बाद पोलिंग बूथ में जाकर वोट डालेंगी, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई बार नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से अपनी मां से मिलते नजर आए हैं, कई बार उन्होंने मीडिया के सामने मां का आशीर्वाद भी लिया है, चर्चा में भी रही हैं कई बार नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन। इस वक्त वो चुनाव में वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं और तीसरे चरण में जो महारण हो रहा है, गुजरात का रण, जो कि 26 की 26 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा अहम और निर्णायक बीजेपी के लिहाज से माना जा रहा है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पहुंची हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें कितनी अहम होती हैं विनोद जी, राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए। अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वोट डालने के लिए, उन्होंने पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया और कई बार ये देखा गया है कि मीडिया के सामने वो मिलते भी हैं अपनी मां से, आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं और भावुक भी हो जाते हैं कई बार जब बात की जाती है इंटरव्यूज़ में। इस तरह की तस्वीरों का क्या असर जनता में जाता है, ख़ासतौर से जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं? उनके सपोर्टर्स में अच्छा संदेश देने के लिए ही ये जाते हैं ये, और नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि चर्चा में रहना बखूबी जानते हैं वो, तो फोटो अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा लेते हैं। नेता को लेना भी चाहिए, बशर्ते अगर किसी नियम कायदे कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इससे उनके, जैसा आपने पूछा, उनके वोटरों को तो फ़ायदा मिलता है, उनको एक क्लियर कट संदेश जाता है कि हमारे नेता जो है समय से मतदान कर रहे हैं और मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं, और उनकी माताजी इस अवस्था में भी जो है बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रही हैं। तो और उसके पीछे मंशा भी यही है, मंशा भी यही दिखाने की है कि हमारा वोटर निकले और पोलिंग बूथ पे जाके जब मतदान करे, जिसका सीधा लाभ उनको मिलेगा। हालांकि इसका एक और महत्व भी है मुझे लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अक्सर रैलियों में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। अभी
पिछले दिनों उन्होंने एक रैली में ये कहा कि पिछड़ा होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अपनी माँ का भी जिक्र उन्होंने कई बार किया है, जो आर्थिक तौर से पिछड़ेपन का जिक्र उन्होंने किया है कि किन विषम परिस्थितियों में वो बड़े हुए, उन्होंने चाय बेची, उनकी माँ किस तरह से उन्हें खाना खिलाती थी, कैसे रोटी बनाते हुए हाथ जल जाते थे तो उज्ज्वला योजना का ध्यान आया। तो इस तरह की बातें जो नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या ये तस्वीरें भी उन्हीं में ऐड ऑन करने के लिए एक जरिया हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी कथाकार अच्छे हैं, कहानी लिखते हैं। अगर राजनीति में इस पद पे नहीं होते तो शायद कहीं कहानी लिख रहे होते। तो कहानी बनाने में, कहानी गढ़ने में, और चूंकि हमारे देश की जनता उस आम आदमी से अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर लेती है, संबंधित कर लेती है, तो एक भावुकता का ज्वार आता है जिसका राजनीतिक रूप से फ़ायदा नरेंद्र मोदी लेते हैं। उनके राजनीतिक, आप चढ़ाव की बात करें, उनके राजनीति में जो उन्नति हुई है उसका इसमें बहुत इसका रोल रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से 2014 में एक अलग तरीके का चुनाव माहौल बनाया, जिस तरीके से वायरल मार्केटिंग के जरिए वो आए, पूरे भाजपा को भाजपा की ये व्यवस्था की कि आज के समय में किस तरीके के हम अपील करनी है, एड्रेस करना है, तो वो भावुक कनेक्ट अच्छा करते हैं। और नेता को चाहिए भी, कनेक्शन उनका अच्छा है, अपील का असर होता है, इस वजह से ही है। लेकिन जो आपने बात महत्वपूर्ण ये है जो आपने कहा कि उन्होंने अभी मंच से कहा कि मुझे पिछड़े होने का लाभ नहीं मिल रहा है, मैं पिछड़े होने की वजह से लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो देखिए ये गलत है। ये 2000 इसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने 2014 में भी किया था और फिर भी देश ने उनको इतने अच्छे बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो वो तो ये नहीं कह सकते कि नहीं इसका मुझे नुकसान हो रहा है। अगर उनको नुकसान होता तो वो शायद इतने बड़े पद पे, ओहदे पे उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलता और इतनी बड़ी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो इससे उनको फायदा ही हुआ, वो अपनी बात कहने के लिए और ज्यादा फायदा जनता से ले सकें, इसलिए वो इस तरीके का ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और सिंपैथी लेने में उसके पीछे एक मूल कारण है कि सिंपैथी लें और जनता जो है उनसे अपने आप को रिलेट कर सके और आम आदमी की छवि जो है उनकी उस पे उस छवि को। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी देखिए जरा विनोद सिंह जी और आप टिप्पणी दीजिएगा। गौतम गंभीर मुझे लगता है तस्वीरों में दिख रहे हैं और वो पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ईस्ट दिल्ली से कल ही उन्हें टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, काफी मुखर हो गए हैं जब से बीजेपी ज्वाइन की है और नामांकन के लिए वो जाने वाले हैं और उससे पहले ये पूजा हवन कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। ये बहुत अहम है क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था जब बीजेपी ज्वाइन की गौतम गंभीर ने कि उन्हें दिल्ली से टिकट दिया जाएगा। ईस्ट दिल्ली से उनकी उम्मीदवारी का कल ही ऐलान हुआ और आज खबर ये मिल रही है कि वो नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले ये पूजा अर्चना हवन की तस्वीरें हैं। कितना अहम है जो बदलाव ये किया गया है इस दिल्ली की सीट से, मौजूदा सांसद साहब को दरकिनार करके गौतम गंभीर को उतारा गया है। एक टिप्पणी मैं आपसे इस पर लेना चाहूंगी, फिर गुजरात पे वापस आएंगे। जी देखिए, अब ये राजनीति का पैटर्न बन गया है। अगर हम लोग राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं तो हमें तो ये चीज़ बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा की शुरुआत नहीं लगती है। खैर ये किसी भी दल का व्यक्तिगत मामला है, वो किसको टिकट दे। तकनीकी तौर पे कोई ऐसी संवैधानिक तौर पे दिक्कत नहीं है, लेकिन नैतिक तौर पे दिक्कत है। देखिए एक सांसद जो पिछले चुनाव में जीता हुआ है, जिसका जनता से कनेक्शन रहा, जनता के सुख दुख में वो रहा, आगे आया, उसकी पूरी राजनीति को, पूरे उसके पोटेंशियल को इन्होंने यहाँ पर ब्रेक लगाया। चूंकि एक स्टार चर्चित चेहरा आए और उससे उनको लाभ मिले, तो राजनीतिक दल आजकल एक दूसरे परिपाटी से राजनीति, दूसरे व्यवस्था से राजनीति कर रही हैं। तो ये बहुत, मैं लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, पॉलिटिक्स में काम करने वाले कार्यकर्ता से नेता की यात्रा तय करने वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। लेकिन ये है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है और मुझे लगता है इस चुनाव में बीजेपी इसको पूरा प्रयोग कर रही है। लेकिन ये भी दर्शाता है कि इस बार बीजेपी ने बहुत फूंक कर कदम रखा है, क्योंकि दिल्ली का ही उदाहरण अगर हम ले लें, वहां पर कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्हें फिर से एक बार टिकट दिया गया है, जिन पर फिर से एक बार भरोसा बीजेपी ने जताया है। उसमें मीनाक्षी लेखी हैं, मनोज तिवारी हैं, लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। जैसे महेश गिरी साहब की हम बात कर रहे हैं, जिनकी जगह पर गौतम गंभीर को उतारा गया है। तो बीजेपी को लग रहा है कि स्थिति पिछली बार जैसी नहीं है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि जिस भी सीट से जिसे भी बीजेपी का टिकट दे दिया गया वो कमोवेश जीत कर आ गया। इस बार स्थिति बदली है, इसलिए बहुत फूंक कर कदम रखना और एहतियातन टिकट बांटना ये बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, उन्हें हाँ। मैंने कहा, आपने भी जैसे कहा कि वो पिछले चुनाव की स्थिति तो नहीं है। पिछले चुनाव में वो जिन्होंने जो वायदे किए थे उसको धरातल पे नहीं उतार पाए। उसके पीछे जो भी कारण रहे, मैं उस कारण में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एक हवा थी, लहर थी, और जो ये अजय माने जा रहे थे, तो उस पे कहीं न कहीं नेतृत्व को भी मालूम है, मोदी जी को मालूम है कि अच्छा, मैंने शीला क्या कहा दीक्षित था। अपनी बात रख रही हैं इत्तेफाक से इस वक्त, उन्हें सुन लेते हैं। लगा था वो इसी सीट से लड़ा था और तब भी हार गई थी। उसके बाद में जो काम हुए दिल्ली में वो आप जानते ही हैं, क्योंकि तब मैं चीफ मिनिस्टर बनी वगैरह। तो ये जगह है मेरे लिए एक सेंटिमेंटल जगह है, क्योंकि मेरा जो काम था, दिल्ली से राजनीतिक प्रेम था, वो वहाँ से शुरू हुआ। मैम, अब आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरा है, मनोज तिवारी हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी। तो आपको क्या लगता है चुनौती कहाँ से मिलने वाली है आपको, या फिर देखिए, जो हमारे जिसके अगेंस्ट, जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहे होंगे, वो दोनों ही चुनौतियाँ हैं। अब कितनी उम्मीदें हैं आपको कि आप जीत पर उम्मीद, इस उम्मीद से जा रही हूँ कि मैं जीतूंगी। आ जाओ, थोड़ा सा शॉर्ट डालो। एक सेकंड दिलचस्प हो गया है क्योंकि मनोज तिवारी वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और शीला दीक्षित वहां से कांग्रेस पार्टी की ओर से ताल ठोक रही हैं और दिलीप पांडे जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन भरने के लिए जब पहुंचे थे दिलीप पांडे तो उनके साथ भी भारी हुजूम खड़ा हुआ था और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे दिलीप पांडे का साथ देने के लिए। मनोज तिवारी वो एक बड़ा कद रखते हैं बीजेपी के भीतर, बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, और शीला दीक्षित अब मुकाबले में आ गई हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो समीकरण है वो देखना होगा, समझना होगा और मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। हम ईस्ट दिल्ली की भी बात कर रहे थे जहां पर आज गौतम गंभीर जो हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे और उससे पहले पूजा हवन कर रहे हैं। महेश गिरी की जगह पर उन्हें टिकट दिया गया है। कुछ ऐसे सांसद हैं पूरी दिल्ली में बीजेपी के जिन्हें टिकट फिर से एक बार दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को चांदनी चौक से फिर से एक बार टिकट दिया गया है। मनोज तिवारी हैं जिन्हें फिर से एक बार, जिन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। मीनाक्षी लेखी हैं जिन पर फिर से एक बार भरोसा जताया है, लेकिन कई ऐसे टिकट हैं, महेश गिरी साहब हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। और ये देखना होगा कि ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता है और क्या क्या समीकरण इसमें बनते हैं। लेकिन हम वापस गुजरात पर लौटते हैं विनोद सिंह जी, क्योंकि आज गुजरात में फैसले का दिन है। वहाँ पर 26 की 26 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, जिसमें से कुछ तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी पहुँचे अपनी माँ के पास, हीराबेन से उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद वोट डालने के लिए पहुँचे। लेकिन जैसे वोट डालने पहुँचे वो विनोद सिंह जी, उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक जीप पर सवार होकर के वो मतदान केंद्र पर पहुँचे और आसपास लोग मौजूद थे, वो उन्हें देख करके हाथ हिला रहे थे, वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और एक छोटा मोटा रोड शो जैसी स्थिति बन गई। अब इस पर ये कहा जा रहा है कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या इससे बचा जा सकता था एक प्रधानमंत्री के पद पर होने के नाते? देखिए, अगर आदर्श स्थिति की बात करिए तो बिल्कुल बचा जा सकता था और देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के कयास को जन्म नहीं देगा, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत नहीं होने देगा, तो एक राजनीति जो बनेगी वो काफ़ी उसकी राजनीतिक संस्कृति मजबूत होगी और राजनीति उससे पोषित होगी। लेकिन अब आजकल देखिए, राजनीति में राजनीतिक दलों का, नेताओं का एकमात्र सिंगल एजेंडा कार्यक्रम है कि इन किन कारण चुनाव जीतना, ठीक। तो वो ये सारी नीतिगत बातों को दरकिनार करते हुए वो सारे प्रयास करते हैं कि हम किस तरीके में चुनाव में अपना पॉजिटिव असर, पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकें, जिससे हमें वोट के रूप में उसका फल, सीधा सीधा फल मिले उसका, और उसको वोट के माध्यम से वो सरकार बनाने में सफल हों। अगर आप उससे बचा जा सकता है, बिल्कुल बचना चाहिए भी, लेकिन यही है कि अगर चुनाव आयोग सख्त होगा, उसकी सख्ती का एहसास इनको होगा, उसके दुरुपयोग के, किसी भी नियम के दुरुपयोग के करने के बारे में अगर उनको सख्त कार्रवाई का अंदेशा रहेगा, तभी इस तरीके की कार्रवाई, इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। हाँ। अन्यथा तो ये बड़ा मुश्किल है। इस सब के लिए चुनाव आयोग
को सशक्त होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर त्वरित ठीक जो कुछ बयान रहे हैं खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के भी, उन पर भी हम बात करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इस बार अपेक्षाकृत और ज्यादा आक्रामक दिखे हैं बीजेपी के बड़े नेता, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। उन बयानों पर हम चर्चा करेंगे और वो क्या दर्शाते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पब्लिक में जा रहा होगा, इस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने रिएक्ट किया, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के गृह क्षेत्र में भी आज चुनाव है, अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक सीट पर आज चुनाव हो रहा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बरेली हम चलते हैं, जहां पर विवेक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वहां का क्या हाल है वो विवेक हमें बताएंगे। आपको मालूम है कि बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। संतोष गैंगवार लगातार यहां से जीतते रहे हैं, एक बार फिर से वो मैदान में है, लेकिन भगवत शरण गैंगवार समाजवादी पार्टी से उन्हें मुकाबला दे रहे हैं। विवेक, क्या कह रहे हैं लोग बरेली में, कितनी बड़ी संख्या में बाहर निकले हुए हैं, मौजूदा सांसद के बारे में क्या कहना है, पूछिए जरा। जी, मैं कह दूं कि जो वोटर हैं उन्होंने काफ़ी जो है उत्साह है वोट डालने के लिए, और वोट डालने के लिए आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और मैं बात करूं, बरेली से 7 बार रहे संतोष गंगवार, जो कि जो है 7 बार जो है सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और भगवत शरण गंगवार जो है गठबंधन से हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार गठबंधन जो है काफ़ी कह सकते हैं जीत की कगार पर है। 4.5 लाख मुस्लिम वोट हैं जो कि गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बताऊं, प्रवीण सिंह एरन है कांग्रेस से, बरेली लोकसभा 25 से, और उनका कुछ खासा जो मामला था वो मुस्लिमों से था। मुस्लिम ने समझ लिया कि कांग्रेस जो है बरेली से कहीं ना कहीं हार रही है, तो उनका सीधा सीधा ये कहना है, जो हमारी जो बात हुई है मुस्लिम जो वोटर है उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि मतलब हम अपना वोट जो है खराब नहीं जाने देंगे, और सीधे सीधे तौर पे गठबंधन पे वोट जा रहा है। मैं आपको बता दूं, और लोकसभा 24 आंवला से धर्मेंद्र जो है सांसद हैं बीजेपी से, रुचि वीरा जो है गठबंधन से हैं, और तीसरे नंबर पे सरफराज सिंह जो है कांग्रेस से हैं। तो कुछ ना मतलब वहाँ भी कुछ ना कुछ जो है सीधा सीधा जो है महागठबंधन और बीजेपी दोनों से जो है सीधे सीधे मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि डूब गई है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से एक बार लौटूंगी विवेक, और आप कोशिश करिएगा कि कुछ लोग जो आपके आसपास थोड़ी दूरी पर नजर आ रहे हैं उनसे आप बात करने की कोशिश करें, ताकि समझ में आ सके कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन विनोद जी, ये कितना महत्वपूर्ण है, लगातार वहां पर एक व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं लोग, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि एक बार 2 बार ये अगर सीट जीत जाते हैं कोई नेता तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन लगातार अगर 5, 6, 7 बार उन पर भरोसा जताया जा रहा है तो क्या समीकरण है आखिर? बिल्कुल उसके फेवर में, उसके पक्ष में जातिगत समीकरण होंगे और नेता की अपनी स्वीकार्यता होगी अपने लोगों के बीच में, तभी लगातार 4, 5, 6 चुनाव कोई जीत सकता है। लेकिन राजनीति चूंकि हर चुनाव में अपने आप में रोचक होता है, और इस तरीके की राजनीति में कोई गारंटी नहीं होती है किसी भी चुनाव में। कई चुनाव जीतने के निरंतर बाद भी चुनाव हार जाते हैं। बड़ा अनिश्चित टाइप का ये राजनीति है, गेम है, खेल है, पर्व है, आप जो भी कहिए। तो राजनीति में कोई ऐसा कैलकुलेशन आइडियली फिट नहीं होता है कि वो कह दे कि ऐसे ऐसे कर दें तो जीत सुनिश्चित है। जैसे कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के पहले थोड़ा संशय में, पशुपेश में भयग्रस्त रहता है, उसी प्रकार हर नेता, हर पार्टी बोले कुछ भी, वो अपना आत्मविश्वास दिखाने के लिए अपने लोगों में और विरोधियों पे भारी पड़ने के लिए कि मेरा आत्मविश्वास ज़्यादा है, हमारा होमवर्क अच्छा है, लेकिन ये है कि वो सब थोड़ा सा ठीक है। संतोष गैंगवार यहाँ से लगातार जीते रहे हैं, बरेली से बीजेपी का गढ़ ये मानी जाती है। फिर से एक बार वही मैदान में है, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। और इस सीट पर वैश्य, मुस्लिम और दलित वोटर्स का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती रही है। इसके पीछे जो संतोष गैंगवार साहब का इक्वेशन है, जो वहाँ पर काम है, उसे भी वजह माना जाता है। और इस बार भगवत शरण गैंगवार समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर है इस बार विनोद जी, या फिर से एक बार संतोष गैंगवार?
नहीं, बिल्कुल इस सीट पे टक्कर है, पहले से ज़्यादा अभी लड़ाई कठिन है इनकी, क्योंकि गठबंधन का साझा प्रत्याशी है, उससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। अब वो किस कुशलता से इस पर इसको पार पा लेते हैं और सफल होते हैं, ये तो मतगणना के दिन ही पता ठीक है। यानी चलेगा। कि आप मान रहे हैं कि चूंकि जी, बिल्कुल। दशकों के बाद इस तरह की परिस्थिति बनी है कि सपा बसपा आरएलडी एक साथ हैं और इसी वजह से जो वोटों का समीकरण है वो बीजेपी को चुनौती दे सकता है, चूंकि वोट ट्रांसफर अगर होते हैं और जो वोटर्स हैं गठबंधन के वो अगर एक मुश्त होकर वोट करते हैं तो बीजेपी के लिए इस सीट पर भी जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है एक बड़ी चुनौती उभर कर आ सकती है। लेकिन देखना होगा कि लोग इस बार क्या फैसला करते हैं। हम बात कर रहे थे गुजरात की, विनोद जी, और फिर से एक बार मैं उसका रुख करना चाहती हूँ और ख़ासतौर से जो बयानबाजियाँ हो रही हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो किस लिहाज से की जा रही हैं, किन परिस्थितियों में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है। ख़ासतौर से वो बयान जो हमने देखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आतंकवाद से अगर निजात पानी है तो बीजेपी को वोट करें, और ये भी कहा पाकिस्तान के बारे में कि वो लगातार ये कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमने उसे दिवाली के लिए बचा कर नहीं रखा है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती, उनके भी क्षेत्र में आज चुनाव है, उन्होंने भी एक बयान दिया कि पाकिस्तान ने भी उसे ईद के लिए बचाकर नहीं रखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करने वाला बयान है और शर्मनाक भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पक्ष में बात करने जैसी ये स्थिति हो गई। लेकिन अपनी अपनी स्थितियों में, अपने अपने क्षेत्र में जहां पर इनकी पैठ है, जिस तरह के वोटर्स में इनकी पकड़ है, उन पर क्या इम्पैक्ट जाता होगा ऐसे बयानों का? देखिए, चुनाव को पूरा तरीके से धार्मिक रंग देने की बात है और ध्रुवीकरण के मंशा से ही ये बातें कही जा रही हैं। चुनाव भारत में हो रहा है, चुनाव में मतदाता हमारे नागरिक हैं, तो इसमें हिंदुस्तान मुझे लगता है यहाँ पे धार्मिक से ज्यादा ये जो पाकिस्तान का मसला बार बार उठाया जा रहा है, आतंकवाद का मसला उठाया जा रहा है। भाजपा को इससे निरंतर फायदा मिलता है। देखिए, भाजपा पाकिस्तान की जितनी खिलाफत करेगी। अच्छा, अब्दुल्ला आजम इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, हम उन्हें सुन लेते हैं रामपुर से। कहीं ना कहीं रूरल में है या गांव क्षेत्र में? हर जगह, पूरी लोकसभा में, खास तौर पर शहर में। तो लगता है वो प्रशासन जो है वो घूम नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहा है। इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से भी कर चुके हैं, इसकी शिकायत हम जहां जहां कर सकते थे वहां कर चुके, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने ये बात कही थी कि चुनाव आयोग, जो अफसर आए हैं यहाँ, जो 6-7 अफसरों की टीम आई है, वो इलेक्शन को खराब करेगी और आज वही हो रहा है। अब किस तरह से अब्दुल्ला देखते हैं और अब किस तरह से फर्दर प्रोसीडिंग? कुछ नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर रहे हैं और हम अभी भी दरखास्त करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले। तमाम प्रशासन और डीएम घूम रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ईवीएम ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। आजम खान साहब का जहाँ वोटिंग है वहाँ पर भी बोल रहे हैं सारे बूथ काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर होती तो मैं आपको, मैं तो कह रहा हूँ, चेक कीजिए। बहुत ज्यादा साजिश है कि परसेंटेज को कम किया जा सके। तो अब्दुल्ला आजम को आप सुन रहे थे। रामपुर में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, उन्होंने कहा है कि 300 से भी ज्यादा ईवीएम खराब हैं और गठबंधन के जो समर्थक हैं उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है, उन्हें बाहर निकलने से और बूथों पर पहुंचने से रोका जा रहा है, ये कहा है अब्दुल्ला आजम ने। और ये कह रहे हैं कि प्रशासन को देखना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशासन पर यह गंभीर सवाल खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन ये जांच का विषय है कि वाकई 300 का आंकड़ा जो ये बताया जा रहा है, क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम खराब पाए गए हैं। वहां पर आम लोगों से संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अब्दुल्ला आजम का ये कहना है कि वहां पर जो इनके समर्थक मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन इंफॉर्मेशन दी है। खासतौर से अगर वाकई ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई है, तो ये गंभीर आरोप है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जैसे ये अपडेट और भी आएंगे इस मसले पर हम आपको बताएंगे। लेकिन गुजरात की गांधीनगर की जो सीट है विनोद जी, वो बहुत अहम है इस बार, क्योंकि वहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई बीजेपी की ओर से और खासतौर से अमित शाह का कद और ज्यादा बढ़ गया जब लाल कृष्ण आडवाणी की परंपरागत सीट से अमित शाह को टिकट दिया गया। एक बड़ा रोड शो हुआ, बड़े केंद्रीय मंत्री वहां पर इकट्ठा हुए और अहमदाबाद गांधीनगर तक वो जो हुजूम निकला, उससे ये संदेश गया कि अब यहाँ से आगे ही देख रहे हैं अमित शाह। अगर फिर से एक बार सरकार बनती है बीजेपी की, तो उनकी भूमिका जो है बदल भी सकती है और बढ़ भी सकती है।
गांधीनगर का जो मुकाबला है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और कितना सांकेतिक रहने वाला है बीजेपी के लिहाज से और अमित शाह के लिहाज से? नहीं, बीजेपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है अमित शाह जी की वजह से भी, क्योंकि गांधीनगर एक ऐसी सीट है जो इनके पितामह कहिए आप लालकृष्ण आडवाणी जी की परंपरागत सीट रही है, तो उस पर सीधे अमित शाह जी जिसमें वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उससे सीट से चुनाव लड़ने का सीधा संदेश यही है कि जो उनके पार्टी के विद इन द पार्टी जो एक लीडरशिप है जो कि इनसे शायद उतना सरोकार नहीं रखती है, इनकी लीडरशिप पे कुछ क्वेश्चन करती होगी, उनको भी एक क्लियर कट संदेश देने की बात है कि नहीं, अब लीडरशिप इस डायरेक्शन में जा रही, इस दिशा में जा रही है और इसका भविष्य, पार्टी का भविष्य जो है अमित शाह ही तय करेंगे। बीजेपी के भीतर दौर बदल रहा है, बीजेपी के भीतर दौर बदल रहा है, ये उसकी एक वानगी है। और इस बीच एक बड़ी खबर फिर से एक बार रामपुर से हम बता दें दर्शकों को, ACEO ब्रह्मदत्त तिवारी का बयान सामने आया है। 300 ईवीएम खराब होने का आरोप गलत है, ये कहा है ब्रह्मदत्त तिवारी ने। अब्दुल्ला आजम ने ईवीएम खराब होने की बात कही थी, अब से कुछ देर पहले हमने आपको उनका बयान भी सुनवाया, लेकिन अब ब्रह्मदत्त तिवारी ने कहा है कि 300 ईवीएम खराब होने का आरोप गलत है। और अब्दुल्ला आजम ने जो आरोप लगाया था वो गलत आरोप लगाया था, ये कहा है ब्रह्मदत्त तिवारी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आइए हम सुनवा देते हैं ब्रह्मदत्त तिवारी साहब ने क्या कहा। चली थी कि 300 से ज्यादा मशीनें रामपुर में खराब पाई गई हैं, तो ऐसी न्यूज पूरी तौर पर निराधार और भ्रामक है। ऐसी कोई खबर नहीं है, मशीनें सुचारू रूप से चल रही हैं, मतदान अच्छा हुआ है। जैसा आपको पता है कि रामपुर में 10% मतदान हुआ था पहले 2 घंटों में। ऐसा मशीनों के 1-2 चुटपुट मशीनें जहां खराब हुई, हर जगह इस तरह की 1-2 घटनाएं हुई हैं जो 1% से 1.5% के बीच से ज़्यादा मशीनें खराब नहीं होती हैं। तो उसी दायरे में 2%, 3% के दायरे में भी जो मशीनें शुरुआती घंटों में थोड़ा रिप्लेस होती हैं, तो वो हर जगह की न्यूज है और किसी जगह से मशीनों के खराब होने की ईवीएम जैसी ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रशासन की ओर से अब्दुल्ला आजम के एक आरोप को खारिज कर दिया गया है। ये कहा है कि 300 ईवीएम खराब होने की बात गलत है और कहीं कहीं से छिटपुट जानकारियां जरूर मिली हैं, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर ईवीएम खराब होने की जो बात कही जा रही है वो निराधार है और ये आरोप गलत हैं, ये कहा गया है ACEO ब्रह्मदत्त तिवारी की ओर से। हमने बयान आपको सुनवाया, हमने आपको अब्दुल्ला आजम का भी बयान सुनवाया जो कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए और अपने बयान पर कायम है। उन्होंने ये कहा कि गठबंधन के जो समर्थक हैं उनको बाहर निकलने से, वोट डालने से रोका जा रहा है और बड़ी संख्या में ईवीएम खराब है। हालांकि ईवीएम खराब होने की जो बात है उसको खारिज कर दिया गया है और ब्रह्मदत्त तिवारी ACEO उन्होंने सामने आकर ये कहा है कि ये निराधार आरोप हैं। हम गांधीनगर की बात कर रहे थे, जैसे जैसे बीच में और भी इस मामले में रिएक्शन आते हैं या फिर जो प्रतिक्रियाएं या जो अपडेट आते हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम अलग अलग सीटों का विश्लेषण कर लें और उड़ीसा की भी बात करेंगे, लेकिन गांधीनगर में जो परिस्थितियां बन रही थी उस पर अपनी बात पूरी करें। विनोद जी। तो गांधीनगर में अमित शाह जी को चुनाव लड़ाने का सीधा संदेश यही है कि पार्टी की भविष्य, पार्टी की दिशा जो है अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। सेकेंड लाइन की लीडरशिप को भी वहां शांत कराने के लिए, ये क्लियर कट संदेश देने के लिए कि वो जो आडवाणी जी ने रास्ता शुरू किया था वो ख़त्म आज के समय में उसकी भूमिका, उसका निर्वहन करने के लिए अमित शाह जी ही जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार बहुत बड़ा संदेश दिया पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। और उस पे जो आपने कहा कि जोर आजमाइश इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको चुनौती है और ये संदेश देना चाहते हैं कि रिजल्ट के रूप में इनके मतों का जीत का अंतर ज़्यादा हो, ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की इनकी चाहत भी है, जिससे इनकी भूमिका और सशक्त होगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो इस वजह से गांधीनगर को वो मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं और पूरी जोर आजमाइश गांधीनगर में, जैसा आपने नामांकन में देखा, नामांकन के बाद भी देखा, तो वो
पूरी अपनी व्यवस्था और पूरे तंत्र जम्मू लगा कश्मीर है। के अनंतनाग पर जो आज वोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें से एक अनंतनाग माना जाता है। महबूबा मुफ्ती का गृह क्षेत्र है और इस बार जो हालात बदले हैं, चूंकि विधानसभा चुनावों में जो हालात बने, बीजेपी के साथ पीडीपी आई, फिर गठबंधन टूटा भी, उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इस बार इलेक्शंस का ऐलान होने वाला था लेकिन वो बाद में होगा वहाँ पर विधानसभा चुनाव। लेकिन जो परिस्थितियाँ बदली हैं 2014 और 2019 के बीच में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वहाँ के इलेक्शंस में? उस पर इम्पैक्ट देखिए, हमें लगता है कि इसमें अनंतनाग की पर्टिकुलर सीट की अगर बात करें तो इसमें भाजपा और पीडीपी को दोनों शायद नुकसान हो और एनसी को फायदा हो, चूंकि उसने अपनी एक लाइन रखी है और जैसा आपने कहा कि इनका जो राजनीतिक तौर पे एक प्रयोग हुआ था वो असफल हुआ, तो वो किसी भी कारण से हुआ, तो वो लगता है कि अनंतनाग में इन दोनों के लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी। भाजपा पीडीपी ने मिलकर जो संगठन सरकार बनाई और फिर वो नहीं चल पाई आगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। और मैं तो यही चाहता हूं कि राजनीति का मतदान वहां पर घाटी में बढ़े और अनंतनाग की सीट पे अधिकतम अगर मतदान होता है तो वो अच्छा है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इसे क्या आप महबूबा मुफ्ती पर एक दबाव की तरह देखते हैं? जिस तरह का बयान उन्होंने परमाणु बम के लिहाज से जो कहा गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसके जवाब में दिया, क्या वो ये साबित करना चाहती हैं कि वो अपने जो असल मुद्दे हैं, चूंकि ये इस तरह के नेता माने जाते हैं जिनके स्थानीय मुद्दों पर काफ़ी पकड़ है, स्थानीय जनता को, और जिस तरह से 370 को लेकर के या 35A को लेकर के बयान आया, इससे समझा जा सकता है कि महबूबा मुफ्ती एक दबाव में हैं और कुछ साबित करने की वहां पर कोशिश कर रही हैं। क्या उसी फहरिस्त में, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि एनसी को फायदा हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पर फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने के बाद महबूबा मुफ्ती की छवि पर भी असर पड़ा है। इस बार एनसी की ओर से हसनैन मसूदी अनंतनाग सीट से मैदान में हैं और कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं महबूबा मुफ्ती को। लेकिन क्या यही वजह है, जो पिछले दिनों परिस्थितियां बनी, क्या यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती बहुत मुखर हो गई हैं और इस तरह के बयान दे रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब मुफ्ती का बयान आया उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी और मुफ्ती ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई पबजी गेम खेला जा रहा हो, परमाणु बम की बात नहीं हो रही हो। तो क्या उमर अब्दुल्ला एक फेयर स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फैसले लिए महबूबा मुफ्ती ने जो कि गलत साबित हुए? जी बिल्कुल, वो इसी दिशा में ये कह रहे हैं। हाँ। और इसी का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों विपरीत विचारधारा की पार्टियां, इन्होंने एक अपने कैलकुलेशन से सरकार वहां बनाई और पूरी तरीके से विफल रहे। तो अब महबूबा मुफ्ती जी उनकी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए ऐसे बयान मुखरता से दे रही हैं कि जो उनकी पुरानी इमेज को एस्टेब्लिश करे और भाजपा के विरोध में वो अपने आप को वहां पर खड़ा पाएं और चुनौती भाजपा के लिए वो बने, ना कि एनसी बने। तो एनसी के ऊपर माइलेज लेने के लिए वो इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का भाजपा और उनके बीच में दौर चल रहा है कि मजबूत नेता के, कद्दावर नेता के तौर पर एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में वो घाटी में, जम्मू कश्मीर में अपने आप को स्थापित कर सके। जो इनका पिछला असफल राजनीतिक प्रयोग हुआ है भाजपा के साथ, वो फेल होने की वजह से बिल्कुल वहां के वोटर पे और इनकी पकड़ ढीली हुई है। ठीक है, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सबसे अहम ये है कि अनंतनाग की सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वोट करें, और इसी से ये तय हो जाएगा, इसी से ये संदेश जाएगा कि लोग जो हैं लोकतंत्र के साथ हैं। और संवेदनशील इलाकों में अगर अच्छी वोटिंग होती है तो आप समझिए कि लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के लिहाज से, पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से एक सकारात्मक संदेश जाता है। और ये पूरे देश में हम लगातार कह रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वोटर्स का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हम आपको तस्वीरें भी लगातार ऐसी दिखा रहे हैं जहां पर बुजुर्ग लोग, जहां पर फिजिकली चैलेंज लोग, ऐसे लोग जो बीमार हैं, वो भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं और ये जानते हैं कि अगर आज वोट डाला गया तभी अपने प्रतिनिधि को लेकर कल सवाल पूछा जा सकेगा। जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तभी आप सवाल भी पूछ सकेंगे कि जिन मुद्दों पर वोट दिया गया था उन मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप सवाल पूछने के हकदार भी नहीं होंगे। इसीलिए लगातार नेशनल वॉइस आपसे अपील कर रहा है कि अगर
आपके इलाके में आज चुनाव है तो जरूर बाहर निकलें, वोट जरूर डालें, पोलिंग बूथ पर पहुंचें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर बटन जरूर दबाएं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं हम जरा विनोद जी, क्योंकि उड़ीसा का जो चुनाव है खासतौर से जगन्नाथपुरी का, वो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है और इस बार उस पर निगाहें भी सबकी टिकी हुई हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, टीवी पर उनको सब लोगों ने देखा, लेकिन चुनावी मैदान में जब वो उतरे, जब उन्हें पुरी से टिकट दिया गया, उसके बाद से ही जिस रफ्तार से चुनाव प्रचार उन्होंने किया है उसमें भी वो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। और जैसे हर घर पे पहुंचना, पूजा पाठ करना या फिर लोगों के साथ बैठकर खाना खाना, साइकिल पर घूमना, खूब भ्रमण करना, सुर्खियों में खूब रहे हैं, टीवी पर खूब रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें खूब चली हैं। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट जमीन पर पड़ेगा ये जानूंगी आपसे, लेकिन गौतम गंभीर इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। Your priorities in Delhi, especially when you know how the situation is in Delhi, especially the opposition party. Look, I've always maintained one thing, that if your intention is right, if you want to do something for the society, if you want to give it back to the country, everything else will fall in place. Try and contribute as much as I can, try and work with right intention and with honest heart, and carry the legacy of BJP forward. तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली से, और उससे पहले मीडिया से बात कर रहे थे। क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए विनोद जी, तो दिल्ली की जनता का मूड क्या कहता है? क्या वो इन उम्मीदवारों पर भरोसा जताती आई है जो कि सेलिब्रिटी उम्मीदवार हैं, जो कि अचानक चुनाव मैदान में आते हैं और अपने कद के हिसाब से, अपनी पॉपुलैरिटी के लिहाज से लोगों से वोट मांगते हैं? क्या आधार? देखिए, इनकी लोकप्रियता को ही कैश करने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए ही इनको उतारा गया है। वैसे तो ये पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म गेम है, मैं गेम नहीं कहूँगा, ये तो सेवा है। ये 20-20 ओवर का मैच नहीं है, 50-50 ओवर का मैच नहीं है। तो वो कितने देर तक टिके रहते हैं जनता से जुड़े मुद्दों को लेके, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता को रिलीफ देने के लिए, ये तो समय बताएगा। अभी नए चूंकि क्रिकेटर रहे हैं तो स्वागत है राजनीति में। अब राजनीति में किस तरीके से अपने आप को सिद्ध करेंगे, कैसे बैटिंग करेंगे, कैसे बाउंसरों का कैसे फेस करेंगे, कैसी बॉलों का कितनी देर तक अपने आप को खड़ा कर पाएंगे, तो ये वक्त बताएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। वहां पर बिलारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, ये खबर मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीठासीन अधिकारी को पीटा है, ये जानकारी मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पीठासीन अधिकारी की पिटाई की है। गठबंधन को वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए पीठासीन अधिकारी की पिटाई की है। पुलिस ने अधिकारी को मतदान बूथ से हटा दिया है फिलहाल, लेकिन जो हंगामा है कार्यकर्ताओं का वो जारी है। मुरादाबाद के बिलारी से यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और जो पीठासीन अधिकारी हैं वहां पर तैनात, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब विवाद बढ़ा उसके बाद पुलिस ने पीठासीन अधिकारी को वहां से हटा दिया है, उस मतदान बूथ से हटा दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर ये घटना हुई है। मुरादाबाद से ये खबर आपको दिखा रहे हैं और जो स्थिति वहां पर बनी, हंगामे जैसी स्थिति बन गई, वो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। जो पीठासीन अधिकारी हैं जिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें फिलहाल वहां से हटा लिया गया है। ये मारपीट कैमरे के सामने किस तरह से पीठासीन अधिकारी के साथ की गई, ये आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। शारिक, अब आगे क्या किया जाएगा इस पूरे मामले में, क्योंकि फिलहाल पीठासीन अधिकारी को उस बूथ से हटा दिया गया है, लेकिन सत्यता की जांच कैसे होगी? आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद के बिलारी का है, जहां पे पीठासीन अधिकारी पहुंचे थे। उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई करी है। गठबंधन के उम्मीदवार को जो है वोट देने की अपील कर रहे थे, जिस तरीके का उनका कहना था। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई करी है, उसके बाद वहाँ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो है वहाँ से उस अधिकारी को हटा दिया गया है। अब अधिकारी जाँच की बात कर रहे हैं, जाँच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। जी, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है और वो कैमरे के सामने दिख भी रहा है कि बाकायदा पीटा गया है पीठासीन
पीठासीन अधिकारी को, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं? अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है क्या उन पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। पहले उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, फिर उनसे पूछताछ करी जाएगी और पूछताछ के बाद कार्रवाई की बात पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी कह रहे हैं, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की जा रही है। जी, करीब कितनी देर तक इस पूरे प्रकरण की वजह से वहां पर वोटिंग प्रभावित हुई है, कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, तकरीबन आधा घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। हंगामे में जो थे वहाँ अधिकारी पहुंचे, पहले उन्होंने जो है उन्हें हटाया, फिर उसके बाद जो है दोनों से बात करी है। उसमें जो है उनका आरोप ये लगाया है कि उसमें जो है गठबंधन के उम्मीदवार को, जो उजैर अहमद हैं, जो पीठासीन अधिकारी थे, उनके ऊपर ये आरोप है कि गठबंधन पे वोटिंग करने के लिए कह रहे थे किसी महिला को, इसलिए उन्हें रोका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। फिर कार्यकर्ताओं के कहने पर जब नहीं रुके तो हंगामा होने चालू हो गया, फिर जो है मारपिटाई हुई है, जो पूरी जो है कैमरे में रिकॉर्ड हुई। जी, क्या गठबंधन के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे? क्या उनसे बात हो पाई है? उन्होंने कुछ सफाई दी है क्या इस मामले में? जी बिल्कुल, वहाँ जब आला अधिकारियों से पूछा गया है तो आला अधिकारियों का कहना था कि इस तरीके का किसी को वोट देने की अपील नहीं करी गई है। लेकिन फिर भी जब ये पूरा मामला जो है जब पिटाई करी गई है, उसके बाद जो है आला अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कहा अगर इस तरीके के कुछ भी होगा, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने पिटाई करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। और दूसरा जो पीठासीन अधिकारी उजैर थे, उनके ऊपर भी अगर इस तरीके का अगर उन्होंने किसी को वोट देने की अपील करी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी ठीक है, जाहिर है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी बहुत जरूरी है, और अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो बहुत गंभीर है। लेकिन जो मार पिटाई वहां पर हुई है उसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है, उन पर भी कार्रवाई की जाए, ये भी मांग लोग कर रहे हैं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करना ये अपने आप में बहुत गंभीर है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की गई है। मुरादाबाद से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर ये आरोप लगाया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कि गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट डलवाए जा रहे हैं, और ये आरोप पीठासीन अधिकारी पर लगाकर उनके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंची, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बीच बचाव करने की कोशिश पुलिस ने की, और जब देखा कि मामला बहुत बढ़ रहा है और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट करने तक पर उतारू हो गए हैं वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता, तो पीठासीन अधिकारी को वहां से हटा लिया गया है, कहीं और भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि इससे जो मतदान प्रभावित हुआ है उससे कैसे निपटा जाए, और साथ ही जो मारपीट करने के आरोप लगे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर कार्रवाई कब होगी? जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनती हैं और उसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन उड़ीसा की हम बात कर रहे थे और फिर से एक बार उस पर लौटते हैं। विनोद सिंह जी, कैसा मुकाबला रहने वाला है इस बार पुरी का? संबित पात्रा के लिए किस तरह की चुनौती? देखिए, उनका पहला चुनाव है, बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, तो चुनौती तो उनके लिए बहुत है। इतने कम समय में वो किस प्रकार जनसंपर्क बढ़ा के और अपने पक्ष में माहौल करते हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल करते हैं, ये बिल्कुल निसंदेह चुनौती बड़ी है। लेकिन चूंकि भाजपा का पूरा तंत्र और वो खुद लगे हैं, तो देखिए कितना सफल हो पाते हैं, लेकिन चुनौती है गंभीर। ठीक है, वक्त मेरे पास चूंकि कम है, बिहार की भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार के 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम है। उसमें खगड़िया है, मधेपुरा है, अररिया, सुपौल, झंझारपुर शामिल है, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और बिहार का मुकाबला हमेशा ही बहुत दिलचस्प होता है, और इस बार भी देखिए खासतौर से विनोद जी, जो मधेपुरा की सीट है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव वर्सेस शरद यादव की स्थिति बनी है। पप्पू यादव जो पिछली बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे, इस बार उन्होंने अलग होकर के पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी, और उस पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और शरद यादव जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव को सीधी टक्कर दे रहे हैं। वो शरद यादव जो जेडीयू में हुआ करते थे, फिर उससे अलग हो गए, और इसी सीट पर उन्होंने लालू यादव को हराया भी है। तो ये जो समीकरण है वो कितने अहम है और कितना दिलचस्प है ये मुकाबला? बिल्कुल, बिहार में मधेपुरा की एक ऐसी सीट है जो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। ये सीट वहाँ के यादव मतदाता
यादव की संख्या सबसे ज़्यादा है उस मधेपुरा सीट पर, और वो आपको जानकारी होगी, हैरानी होगी कि वो अपना नेता अपने स्थानीय सांसद पप्पू यादव को ही मानते हैं, और वो बिखराव में, यादव वोट के बिखराव में या और जाति के भी वोटों के बिखराव की बात को इनकार कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पप्पू यादव जी की स्थिति बहुत मजबूत है वहाँ पर, और वो फिर से शायद एक बार संसद पहुँचेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ उनके द्वारा व्यक्तिगत सांसद के तौर पर जो उनके द्वारा कराए गए कार्यक्रम है, वहाँ के लोगों की सहानुभूति उसके साथ काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ के लोग उनको ही अपना नेता स्थानीय मानते हैं, और वो कहते हैं यहाँ पर कोई और पार्टी का, कोई गठबंधन का, महागठबंधन का असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी एक अच्छा दिलचस्प ये है, इतने राजनीतिक प्रयोग के बाद भी विनोद जी, एक नेता। दिलचस्प केरल भी है जी, वायनाड सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। राहुल गांधी वहां से खड़े हैं, अमेठी के साथ साथ उन्होंने वायनाड को चुना और वहां पर जमकर प्रचार किया है। पिछले दिनों वहां पर जिस तरह के बयान दिए गए वो भी हम सबको याद है। वो कितनी अहम रहने वाली है? बिल्कुल, वो तो बहुत अहम रहने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए, और क्योंकि जो संदेश दिया उन्होंने कि एक तरफ अमेठी और दूसरी तरफ वायनाड, तो हमें जीत पे कोई संशय नहीं है, अमेठी हमारी पारंपरिक सीट है, लेकिन एक संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर और दक्षिण में कोई भेद नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे नेता उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबको एक साथ लेके सारे अंचलों का विकास, सारे प्रदेशों का विकास साथ में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये संदेश मुझे लगता है कांग्रेस देना चाहती, जैसा उन्होंने कहा भी, और बिल्कुल रुचि है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट हो गई है वायनाड से चुनाव लड़के दक्षिण को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ये लगातार कहा जा रहा है, और उसका वाकई असर हो सकता है, ये विश्लेषक भी मानते हैं। वायनाड की सीट पर राहुल गांधी चूंकि खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए वो सीट बहुत ही इस बार हाई प्रोफाइल हो गई है, सबकी निगाहें उस पर हैं, और हार जीत का मार्जिन कितना रहता है ये भी बहुत अहम है। तो ये तमाम सीटें हैं जो कि अहम है आज तीसरे फेज के इलेक्शन में, और इन सभी सीटों पर हमारी निगाह बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो अपडेट्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं, कहीं कहीं पर चुनाव में गड़बड़ियों की खबरें भी आई हैं, वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।